रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो वो 22 से 24 लाख सालाना पर एनम जो आपका होता है वो पैकेज था। मतलब आपने 24 लाख का पैकेज छोड़कर आईएएस की तरफ आए ताकि देश हित में काम कर सकें और समाज को और आगे ले जा सकें। मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि पैसा काफ़ी कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता है। जब मैं जॉब छोड़ के आई तभी भी मेरा बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन मुझे था कि एक देश की सेवा करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, और मुझे लगता है वो सब बैलेंस कर देता है। कम्युनिटी के लेवल पे प्रॉब्लम है क्योंकि रिलीजियस लीडर्स को, जैसे हमारा इस्लाम है जो एक औरत को इतनी इक्वालिटी देता है, उस चीज़ को जो है मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। लोगों को अपने लेवल पे देखने की ज़रूरत है कि उनके बेटा बेटी दोनों बराबर है, टैलेंट है, सक्सेस है, वो तो कहीं से भी आ सकती है। और सरकार को भी देखने की ज़रूरत है कि वो जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं स्पेशली, उनकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीडरशिप, जो भी चीज़ें उनको चाहिए उनको प्रोवाइड कराए। तो जब आप इतने लेवल पे काम करेंगे तभी जाके कोई चेंज आ पाएगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस शेर का मुस्ताक किया है सदफ चौधरी ने। उन्होंने मेहनत की, लगन की, घर पर रहकर पढ़ाई की और एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिस मुकाम को हासिल करने के बाद देश भर से उनकी और बधाइयों को देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसी ही एक सदफ चौधरी जो रुड़की की रहने वाली हैं, जिन्होंने IAS 2021 में 23वां मुकाम हासिल किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया और किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया। हमारे साथ सदफ चौधरी मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से और तमाम उत्तराखंड की तरफ से मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। रुड़की ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का आपने सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्या की कोचिंग ली आपने इसके लिए? नहीं, मैं घर पे थी 2 साल से पिछले, और सेल्फ स्टडी ही कर रही थी, तो कोचिंग तो कोई नहीं ली है मैंने। कोचिंग को ही नहीं ली? नहीं। क्या कभी कोई ख्वाब देखा था, कोई सपना देखा था कि मुझको IAS बनना है, या बस ऐसे ही एक चलते गए और मंजिल तक पहुंच गए? नहीं, बचपन से ही कहीं ना कहीं था दिमाग में 5th-6th क्लास से कि IAS बनना है। न्यूज़पेपर में पढ़ती थी कि अच्छा कलेक्टर होते हैं, इतना लोगों की लाइफ में चेंज लेके आते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो वो सपना हमेशा था। पर मुझे पता था कि सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इसलिए मैंने पहले इंजीनियरिंग की ताकि थोड़ा बैकअप ऑप्शन रहे। और जब मैं कंफर्टेबल थी कि हाँ अब मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उसके बाद फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। बचपन से शुरुआत करते हैं कि आपको बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा एक उत्तर प्रदेश में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, पापा की वहाँ पोस्टिंग थी, पापा मेरे बैंक मैनेजर हैं, तो बचपन भी हमारा पूरा और स्कूलिंग सब वहीं से हुई है। CBSE है या UP बोर्ड से आपने? नहीं, CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड जी। तो यहाँ उत्तराखंड में कब से वापस आए हैं? उत्तराखंड में हम मूल निवासी वैसे उत्तराखंड के ही हैं, और यहाँ अभी शिफ्ट तो हम 1 साल पहले ही हुए हैं। अच्छा जी। तो आपने IAS में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। शुरुआत से आपको शौक था कि मुझे एक IAS बनना है, तो आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे उसके लिए मैनेज किया? पढ़ाई का कितना टाइम पढ़ाई के लिए मुख्तस किया, और जो दूसरी घर की दूसरी चीज़ें हैं उसको कैसे किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। बचपन से पढ़ती थी, सीखती थी, तो वो सब बेस तो था पहले से बना हुआ। लेकिन जब मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मैं दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, देती थी पढ़ाई को। कुछ टाइम वेस्ट भी होता था, तो ले दे के 8-10 घंटे तो मैं डेफिनेटली डेली करती थी। 2 साल तक मैंने ये चीज़ की। थोड़ा सब दिन सेम नहीं होते, कभी थोड़ा कम किया, लेकिन अगले दिन उसको कम्पनसेट कर दिया। तो ऐसे करके सब चीज़ों का बैलेंस बना के मैंने यही किया है। हाई स्कूल मैंने अमरोहा से ही किया था, लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी। इंटरव्यू आपने यूपी से सेम किया? जी। उसके बाद इंजीनियरिंग कहाँ से की? उसके बाद मैंने JEE मेंस का एग्जाम दिया, और NIT जालंधर पंजाब से मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरी की थी। अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका सिलेक्शन हो गया था। आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैं 2016 में ग्रेजुएट हुई तो मैंने एक अमेरिकन बैंक के साथ काम किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। जब मैं अब 2 साल हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए, तो मुझे लगा कि कुछ एक बैकअप भी देख लेना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे तब जाके पिक्चर में आया, मैंने उसके लिए भी थोड़ा साइड से एग्जाम देना शुरू किया, और अल्लाह के शुक्र से इस बार मेरा वो भी क्लियर हो गया था। आपने कहा कि आप रोज़ाना 10 घंटे की आप शिक्षा पढ़ाई करते थे, तो जैसे घर का काम होता है, घर में आप बड़ी हैं, छोटी बहन है आपकी, एक छोटा भाई है, तो घर का जो काम है उसमें कितना आप हाथ बढ़ाती थी अपनी मम्मी का? क्या हमारे घर में काफ़ी रूल्स डिफाइंड थे कि जैसे ये काम है मुझे करना है, कुछ काम मेरे भाई को करना है, घर का भी और बाहर का भी हम सब काम मिलजुल के ही करते थे। तो मैं जितना मेरा रोल था 1 घंटा 1.5 घंटा घर का काम करने में, उतना मैं कंट्रीब्यूट ज़रूर करती थी। हाँ, मम्मी तो खैर बहुत काम करती थी, उतना तो हम नहीं कर सकते, पर मैं और मेरा भाई जितना भी हम हेल्प कर सकते थे उतना हम करते थे। खाना बनाने में क्या पसंद है आपको?
खाना मैं जनरली सिर्फ तभी बनाती हूँ जब मुझे खुद का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बनाती हूँ, वैसे तो उतना नहीं बनाती हूँ। बनाने में क्या पसंद है? अच्छा, खाना मुझे बनाने का शौक है तो थोड़ा क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल एक तो कन्वेंशनल आपका खाना होता है, एक होता है आपका जो साइड वाली डिशेस होती हैं, जैसे कुछ भी चाट टाइप्स या फिर आपका ये हो गया डोसा समोसे ऐसी वाली चीज़ें आपको पसंद है जो खाने में भी और बनाने में भी। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं ऐसे नई नई केक वगैरह बेक करना ये सब ट्राई करती रहती हूँ। तो ये आप करते रहते हैं? हाँ, कभी जब टाइम मिलता है, वैसे काम टाइम कम ही मिलता है, लेकिन जब कभी ऐसा एग्जाम खत्म हो गए हैं टाइम है तो करती हूँ कभी कभी। घूमने के एतबार से कौन सी आपको शहर क्या कोई जगह क्या पसंद, कहाँ आपकी फेमस कोई है जो आपको सूट करती है ज़्यादा? घूमना भी मैं खैर मेरी हॉबीज़ में से एक रहा है, काफ़ी हम लोग पूरे इंडिया में लगभग घूमे हुए हैं, लेकिन एक शहर मुझे बहुत पसंद है, उदयपुर, राजस्थान में है ये। और राजस्थान जैसे हमारा एक डेजर्ट एरिया का जो पिक्चर होता है उसके अंदर बसा हुआ इतना खूबसूरत शहर जहाँ झील है, पहाड़ पर्वत सब कुछ है, बहुत ही सुंदर शहर है, तो वो हमेशा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन रही है। मतलब आपका जो मन है वो नेचर के बहुत करीब आप समझते हैं? हाँ, मुझे लगता है नेचर भी और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना भी, वो सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? क्या कुदरत ने जो बनाया है उसमें बेस्ट ऑफ क्या है, सबसे बेस्ट क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समुद्र शायद, क्योंकि मैं बड़ा फैसिनेटेड फील करती हूँ, मतलब क्योंकि आप देखो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये यहाँ तक ही है, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं होती है, उसका कोई ना गहराई का पता है ना उसकी लंबाई चौड़ाई का पता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए हम आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं बातचीत करते, तो दोबारा आते हैं आपका IAS के एग्ज़ाम की तरफ। तो ये आपका दूसरा मौका था? जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था। तो आपने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की, कभी किसी कोचिंग में आपने कोई नहीं, सेल्फ स्टडी ही करती थी। ऐसा क्यों आपने चुना होगा कि मैं सेल्फ स्टडी करके, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद निकाल पाऊंगी? बचपन से ही मैं ऐसा करती थी, मतलब मैंने कभी कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं ली, तो मेरा एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया था कि मुझे पता है अपने पेस पे पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, और कॉन्फिडेंस था कि आज तक ये चीज़ रिजल्ट देती आई है तो अब भी नहीं देगी, मतलब अभी भी देगी। जब UPSC की बात आई तो मुझे लगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोचिंग के पीछे भागने में कोई वो नहीं है, मेरा एक सेफ जोन है, उसे मैं कर भी सकती हूँ और मुझे करना भी चाहिए, और इसीलिए ये चीज़ रही। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहा आपका पढ़ाई करते समय, IAS की तैयारी करते समय? फोकस सब्जेक्ट पर या किसी चीज़ पर? IAS का एग्ज़ाम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि 3 स्टेजेस हैं और तीनों ही अपने आप में बहुत ही अलग डिमांड करती हैं। तो मैं एक टाइम पे एक स्टेज को लेके चलती थी कि प्रीलिम्स से तो उस तरीके से पढ़ना है, मेन से तो उस तरीके से पढ़ना है, तो फोकस तो मैं कहूँगी सब तरफ डिवाइडेड रहा, लेकिन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका मेन होता है, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, वो काफ़ी वेटेज कैरी करता है और काफ़ी डिफरेंस जो है वो बनाता है, तो उस पर मेरा फोकस हमेशा ज़्यादा रहा। आप एक मुस्लिम महिला हैं, खासकर हमारे यहाँ तालीम के मैदान में कहा जाता है कि जो उच्च शिक्षित जो रेशो है वो बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी कहीं ऐसी महसूस हुई हो? हाँ, आई थिंक औरतें चाहे कहीं पे भी हो, बैरियर्स तो हमेशा रहते हैं जो हम लोगों को दिखते भी नहीं हैं, चाहे सेफ्टी इश्यूज़ हो, चाहे सोशल बैरियर्स हो। तो जब मुझे याद है जब मैं कॉलेज पढ़ने गई तभी भी लोगों के मन में बड़ी आशंकाएं थी कि अकेले कैसे रहेगी हॉस्टल में, मेरे से पहले कोई गया भी नहीं था, तो वो सब चीज़ें ओवरकम करना थोड़ा इस टाइम स्ट्रगलिंग सा फेस था। उसके बाद जब घर पे जाके आप तैयारी करते हो तब भी आपको बहुत डाउट्स आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है घर वालों के सपोर्ट से और मेरा अपने अंदर जो एक विश्वास था और अल्लाह ताला की मदद से, बिल्कुल उसका रहम था, तो कभी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्या चुनौती थी जिसको आपने सबसे ज़्यादा फेस किया? प्रिपरेशन में या लाइफ में आप पूछ रहे हैं? प्रिपरेशन पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वही मुझे प्रिपरेशन में कभी कभी वही बात है कि एग्ज़ाम बहुत लंबा होता है, बड़ी लंबी साइकिल होती है 1 साल की, तो लो डेज होते हैं, कुछ हाई डेज होते हैं। कभी कभी लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आई हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ, वो जो डाउट होता है तो वो था, लेकिन फिर मन में कहीं विश्वास था कि ठीक है अपने सपनों के को एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए उनके लिए, तो ये चीज़ें थी और आई थिंक अपने मेंटल स्ट्रेंथ से और अपने डेडिकेशन से उनको ओवरकम किया। तो आप प्रिपरेशन में क्या क्या कठिनाई आपको वही होता है कि जब आप इतना लंबा एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है कि कई बार होगा नहीं होगा, आप इतना रिस्क लेके कर रहे हैं प्रिपरेशन, लाइफ के बहुत सारे साल उसको डेडिकेट कर रहे हैं, तो वो फेजेस होते थे मेरे भी सेल्फ डाउट के। कई बार गाइडेंस लगता था कि गलत तो नहीं कर रही हूँ, कोचिंग नहीं ले रही हूँ, सब लोग वैसा कर रहे हैं मैं नहीं कर रही हूँ,
पर मुझे लगता है एक आप मेंटल टफनेस, आपका अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेंटल टफनेस है आपकी, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और वही मेरे लिए रहा। एक बड़ा पैकेज आपको मिला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कितना था? उसको आपने छोड़ा, इधर स्टक था, या क्या उस वक्त दिमाग में चल रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी एस्टीम जॉब है, क्लास 1 जॉब थी वो भी, और पैसे यस ऑफ कोर्स पैकेज बहुत अच्छा था। लेकिन मैं पहले से क्लियर थी कि अगर मुझे यूपीएससी में मेरी टॉप 5 प्रेफरेंस मिलती हैं, जहां मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में सर्व करने का मौका मिलेगा और लोगों की डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलेगा, तो मैं फिर अपनी टॉप 5 अगर मुझे मिलती हैं डेफिनेटली मैं जाऊंगी। पर अगर ऐसा है कि थोड़ा नीचे की सर्विसेज मिलती हैं, तो रिजर्व बैंक हमेशा एक ऑप्शन था बैकअप की तरीके से, और मैं वहाँ पर जाके और अच्छे से देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती थी, तो यही सोच चलती थी। कितना पैकेज था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो वो 22 से 24 लाख सालाना पर एनम जो आपका होता है वो पैकेज था। मतलब आपने 24 लाख का पैकेज छोड़कर आए इसकी तरफ आए ताकि देश हित में काम कर सके और समाज को और आगे ले जा सके। मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि पैसा काफ़ी कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता है। जब मैं जॉब छोड़ के आई तभी भी मेरा बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन मुझे था कि एक देश की सेवा करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, और मुझे लगता है वो सब बैलेंस कर देता है। अब तैयारी करते समय फोकस किताबों पे ज़्यादा था या ऑनलाइन मोबाइल पर, लैपटॉप पे, किस पे ज़्यादा फोकस आपको? मैं बोलूँगी मैंने मिक्स किया है, 60-40 हो सकता है कि 60% किताबें, 40% आपका ऑनलाइन, लेकिन दोनों का ही कॉम्बिनेशन था मेरे लिए। आज के नौजवान जो बच्चे हैं जो 9th-10th के स्टैंडर्ड में हैं, वो स्कूल टाइम के साथ साथ मोबाइल पर ज़्यादा वक्त देते हैं। उसके बाद जब कोविड आया, कोविड आने के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद ये इशू और बढ़ गया कि बच्चे के पास मैक्सिमम समय में मोबाइल रहा। तो क्या वो मोबाइल से जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा 9th-10th स्टैंडर्ड का, क्या वो बिल्कुल ठीक है उसके लिए, या कुछ परेशानी का सबब बन सकता है? मुझे लगता है दोनों ही लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे तो आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होती है, तो आप लिमिट में यूज़ कीजिए, फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए, एंटरटेनमेंट भी कीजिए बट लिमिट में, तो वो चीज़ है। अब रही बात इकोसिस्टम की, हमारा गवर्नमेंट है भाई, उसने बोला है ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, लेकिन वो इकोसिस्टम नहीं होता है, बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो तो कभी भी क्लासरूम लर्निंग का बराबरी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है थोड़ा तो गवर्नमेंट को भी, लाइक सिस्टम को भी काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों को भी एक अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो एक बॉडी है उसका हिस्सा बन गई है। लंबे समय से इस पर विचार चल रहा है कि जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आकर जो जुडिशरी है और आपका प्रशासनिक सेवा के लोग हैं वो भी सम्मिलित रहते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष तौर पर हो। तो आपको क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं एज ए प्रशासनिक अधिकारी? मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार का मेन रीज़न है वो ये कि पावर एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास बहुत पावर है, जो लोग हैं वो बहुत पावरलेस है। एक छोटे से सर्टिफिकेट से लेके उनके राशन तक ब्यूरोक्रेट्स पे वो डिपेंडेंट हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करे, जो हमारी पंचायत हैं, ये सब चीज़ें हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन हो पॉलिसी मेकिंग में, तो अगर ये सब चीज़ें होती रहें और पूरा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएं और इतना पावर एसिमेट्री ना हो, तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक हम हटा सकते हैं। और आई थिंक ई गवर्नेंस वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे आप एंड टू एंड देख रहे हैं फाइल कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत हद तक हेल्प करती है। आपको नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी पर सियासत हावी है अभी? मुझे लगता है दोनों ही साइड बाय साइड काम करती हैं। जहाँ सियासत जो है आपकी वो पॉलिसी बनाती है, ब्यूरोक्रेसी उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, तो आप दोनों को एकदम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि एक की एरिया में दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपना एक इंडिपेंडेंट जो है वो बना के रखना चाहिए। कई बार बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन लार्जली मुझे लगता है कि अभी भी ये सेपरेशन चल रहा है, तभी देश का स्ट्रक्चर चल रहा है, अदरवाइज तो आप सोच ही सकते हैं क्या होता। ब्यूरोक्रेट्स एक एसी कमरे में बैठकर रूरल ग्रामीण क्षेत्र की एक योजना बनाते हैं, मौके का उनको हालात का उतना शायद मैं ये कहूँ कि ज्ञान नहीं होता, या कह सकते हैं उनको देखा भाला नहीं होता। उन परिस्थिति में उनकी बनाई हुई योजनाओं को वहाँ पर क्रियान्वित करने में परेशानी आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसी के लिए मुझे लगता है कि जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आपका पंचायत सिस्टम है, जो आपका ये म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं, जहाँ पे लोग खुद बैठते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स उनको पता है, तो उस चीज़ को हमेशा हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेट्स अपनी पॉलिसी बनाए, लेकिन इनपुट्स वहाँ से आने चाहिए, क्योंकि ये जैसे आप जो बोल रहे हैं ये तो हम बहुत साल से करते ही आए हैं और ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए लोगों का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी केंद्र सरकार ने एक
योजना बनाई है कि जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में 30 साल की सेवा दे सकता है, उसको सीधा हम डायरेक्ट IAS और PCS की कैटेगरी में लेकर आएंगे, उसको क्या नुकसान होगा उससे कुछ, या कुछ बेनिफिट आपको नज़र आता है? आई थिंक मिक्स बैग है, क्योंकि कोई इतना स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा है, एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बेटर ही उसमें ऐड करेगा। और ऐसा नहीं है प्राइवेटाइज कर रहा है, कुछ 10-15 पोजीशंस ओपन की हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत भी थी। तो मुझे लगता है, और ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिंगापुर, US सब में चलता आया है। तो ऐसा कंसेप्ट में मुझे कोई दिक्कत पर्सनली नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी इतनी बड़ी है, वहाँ पे थोड़े से बाहर के लोग अगर आ भी जाएंगे और अपनी स्पेशलाइजेशन लेके आएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। ब्यूरोक्रेट्स उसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो तो फिर सभी जगह होता है, कोई भी अपना स्पेस सीड नहीं करना चाहता है, लेकिन इन द मतलब कंट्री के एक अच्छे बड़े इंटरेस्ट में मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है उनको एकोमोडेट कर लेना चाहिए। आरक्षण पर आपकी राय क्या है? आरक्षण, अब इंडिया जो है इतनी अनइक्वल सोसाइटी रहा है, कास्ट के टर्म में, रिलीजन के टर्म में, जेंडर के टर्म में भी। तो मुझे लगता है कि चाहे विमेन रिजर्वेशन हो, चाहे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने का तरीका है कि क्योंकि जो लोग ऐतिहासिक रूप से मार्जिनलाइज थे, अगर आप उनको थोड़ा सा एक पुश देते हैं तो वो काफ़ी आगे जा सकते हैं, वो कम्पीट कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो पहले से एम्पावर थे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, और जब तक हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी हमें। निजीकरण के दौर में बढ़ रहे हैं, तो निजीकरण के दौर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्या उससे आरक्षण को खतरा होगा? मुझे लगता है इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को करने ही करने हैं, और आरक्षण उन्हीं चीज़ों का पार्ट है। तो गवर्नमेंट आई थिंक उसका काफ़ी मतलब टेक केयर ऑफ दिस करेगी, हेल्थ केयर देगी, एजुकेशन देगी, लोगों को एम्पावर करेगी, जो गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद जॉब ढूंढना, काम करना उनका काम है। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें, निजीकरण भी और गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्टेट है, वो साथ में चलता है और चलता रहेगा। सरकार तो रेलवे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राइवेट करने जा रही है, इन्हीं में आरक्षण भी दिया जाता है। बिल्कुल। कैसे सुरक्षित होगा आरक्षण? जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो आई थिंक काफ़ी अभी कंसेप्चुअल लेवल पे है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकार अगर प्राइवेटाइज कर भी रही है तो सरकार लोगों को बेनिफिट्स दे रही है, चाहे वो यूनिवर्सल आपकी बेसिक इनकम हो, चाहे वो आपके वाउचर्स हो। तो गवर्नमेंट जितना अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकती है उतना कर रही है। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन का जो आपका पॉइंट है वो काफ़ी वैलिड है, और मुझे लगता है सरकार को इस चीज़ के ऊपर और ध्यान देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए आपके दिमाग में क्या कोई उपाय है? मुझे लगता है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ एजुकेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक वो एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती है, वो सारी चीज़ें। और वंस वो एजुकेटेड हो जाती हैं, ये भी हमने देखा है कि आजकल लोग सब BA BSc कर रहे हैं, लेकिन कोई उस चीज़ का बहुत परसेप्टिबल चेंज दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका एम्पावरमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में नहीं है। जब तक आप खुद नहीं कमाते, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप अपनी एजेंसी नहीं असर्ट कर सकते। तो मुझे लगता है एक एजुकेशन, दूसरा लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुस्लिम महिलाओं के बारे में उनको कैसे आप देखते हैं कि हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिल पाएगी? ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कम्युनिटी के लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स को, जैसे हमारा इस्लाम है जो एक औरत को इतनी इक्वालिटी देता है, उस चीज़ को जो है मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। लोगों को अपने लेवल पे देखने की ज़रूरत है कि उनके बेटा बेटी दोनों बराबर है, टैलेंट है, सक्सेस है, वो तो कहीं से भी आ सकती है। और सरकार को भी देखने की ज़रूरत है कि वो जो महिलाएँ हैं, मुस्लिम महिलाएँ स्पेशली, उनकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीडरशिप, जो भी चीज़ें उनको चाहिए उनको प्रोवाइड कराए। तो जब आप इतने लेवल पे काम करेंगे तभी जाके कोई चेंज आ पाएगा। आपने भी इस्लाम का जिक्र किया, इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं को कुछ इख्तियारात दिए हैं, क्या आप सफिशिएंट समझते हैं उनको? क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं, कुछ विस्तार से बता सकते हैं? जितना नहीं, मेरी नॉलेज इस बारे में काफ़ी लिमिटेड है और जेनरिक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इस्लाम में वीमेन का स्टेटस काफ़ी जगह पे और रिलीजियस से बेटर है, लेकिन काफ़ी जगह पे नहीं भी है। तो बहुत ही मिक्स बैग है। तो मेरा जो पर्सनली मानना है वो इक्वालिटी में है, हर तरीके की, चाहे वो फिर आपकी पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपकी सोशल इक्वालिटी हो। कुछ कुछ चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ, जैसे ट्रिपल तलाक था, उसके मैं खुद भी अगेंस्ट थी, या पॉलीगैमी है, या जो भी है। बाकी कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे महर का आपका सिस्टम है, या फिर जो सेकंड वाइफ का कम से कम लीगल स्टेटस है, बाकी की जगह पे सेकंड वाइफ का लीगल स्टेटस भी नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको किसी भी एक जेंडर को दूसरे जेंडर के जो है सबमिसिव नहीं रखना चाहिए। काफ़ी लंबी बात हो गई है। आखिर में कोई एक पैगाम के आप अपने खुद से अपनी ज़िंदगी को संवारा है और एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आप तमाम लोग आपके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, ख़ासकर महिलाओं को, और उनमें भी मुस्लिम महिलाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है मुस्लिम महिलाओं को अपना एक एजेंसी एसर्ट करने की, अपना जो एक स्फेयर है उसको रिक्लेम करने की, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं।
कम्युनिटी में भी और पूरी इंडिया मतलब सोसाइटी में भी। तो आपको आगे आने की ज़रूरत है, आप बड़े सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए लगन से काम कीजिए। और बहुत दिक्कतें आएंगी, सबके साथ आती है, मानती हूँ मैं, लड़कियों को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है ज़्यादा एफर्ट करने वाली, तो आप उस चीज़ को कभी हमेशा यूज़फुल बनाइए अपने लिए, कभी गिव अप मत कीजिए। और अगर मैं कर सकती हूँ, बहुत हज़ारों और कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।